तो ओके, कैप्सन का वाईफाई रेंज देख लो कहाँ पे बैठे हो। अभी हम लोग जो प्रोटीन्स को खत्म किए हैं, प्रोटीन्स आपके मैक्रोमोलिक्यूल में रेटेंटेट फॉर्म पार्ट में मिलने वाले एक एसिड इंसॉल्युबल कंटेंट में मिलने वाले मैक्रोमोलिक्यूल्स थे, जिसको हम लोगों ने देखा। वहां पे आपको मेजर इंपॉर्टेंट बॉन्ड जो उनके स्ट्रक्चर कंफर्मेशनल के लिए जरूरी है, उसमें आयनिक हाइड्रोजन बॉन्ड अलोंग विद पेप्टाइड बॉन्ड, एंड सबसे स्टेपलर वाली बॉन्ड आपकी क्या होगी? डाइसल्फाइड बॉन्ड। क्लियर? तो डाइसल्फाइड बॉन्ड से आपका स्टेपलर वाला काम हो जा रहा है, एक प्रोटीन अपने कन्फर्मेशनल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, जब मैं फंक्शनल प्रोटीन की बात करूं, एक चीज ध्यान में रखना, जो तुम लोग थोड़ा सा शायद आई थिंक कंफ्यूज भी हुए होगे, और मैंने भी शायद सही से डिलीवर नहीं की थी वो इन्फॉर्मेशन। टर्सरी और क्वाटर्नरी, दैट आर फंक्शनल प्रोटीन। ठीक है? फंक्शनल प्रोटीन मतलब वो प्रोटीन जो आपके एंजाइम ट्रांसपोर्टेशन, जो आपके हार्मोन, इस तरीके के स्ट्रक्चर बन रहे हैं वो। तो सेकेंडरी प्रोटीन्स अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड शीट या अदर जो होते हैं, आप अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड ही जानो, वो आपके स्ट्रक्चरल प्रोटीन के पार्ट हो सकते हैं। मतलब स्ट्रक्चरल प्रोटीन सेकेंडरी प्रोटीन के स्टेज में हो सकते हैं। क्लियर? ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना। फिर और बहुत सारे प्रोटीन के टाइप्स हैं, उन सब चीजों पे आपको नहीं जाना है। जितना आपको यहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड प्लांट आप पढ़ते वक्त जिनसे इंटरेक्ट करोगे, डिजीज पढ़ते वक्त जितना इंटरेक्ट करोगे, वो सब का आपको बेसिक एक नॉलेज होना चाहिए, वो आपका ऑलरेडी कवर हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर अपना न्यूक्लियोटाइड तक की चीजें सब हो चुकी है, माइक्रोमोलिक्यूल में हम लोगों ने कवर कर लिया है। जस्ट हम एक फास्ट रिकॉल कराते हुए आपको इसके स्ट्रक्चर पे ले जाएंगे। क्लियर? तो दिस इज द अदर टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल दैट वन वुड फाइंड इन द एसिड insoluble fraction of any living tissue is the nucleic acid. क्लियर? एक अनदर जो रिटेंटेट का पोर्शन है आपका, एसिड इनसॉल्युबल पोर्शन में मिलेगा। और कौन सी टेक्निक से? एश टेक्निक से नहीं मिलेगा। जो हमने जला के बर्न करके इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को स्टडी किया था, उसमें ये नहीं मिलेगा। जब आपने एसिडिक ट्रीटमेंट दिया है और एसिड सॉल्युबल और इनसॉल्युबल को आपने सेपरेट किया, उसमें ये पोर्शन आपको मिलेगा। क्लियर? दीज आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोटाइड वर्ड इंडिकेट व्हाट? फटाफट से रिप्लाई करो बेटा। न्यूक्लियोटाइड मीन्स, न्यूक्लियोटाइड मीन्स, एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड मीन्स न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन। लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड फॉर्म्स पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्लियर? सब हर वर्ड को ऐसा तोड़ मरोड़ के पढ़ डालो ना बेटा कि कुछ ऐसा आपको रटना ही नहीं पड़ा। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड की एक लॉन्ग चेन। नाउ यू टेल मी व्हाट इज द न्यूक्लियोटाइड? फास्ट रिप्लाई। फॉस्फेट, अमाइनो, और करेक्ट करो मनाली थोड़ा इसको। अमाइनो इज व्हाट? नाइट्रोजनस बेस, वेरी गुड। फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजनस बेस एंड सुगर मॉलिक्यूल। सुगर मॉलिक्यूल कौन सी होगी बेटा? रोहिणी, पृथ्वी, प्रफुल्ल, मनाली, कश्मीरा। सुगर मॉलिक्यूल। पहलम, तुम्हारे लिए क्वेश्चन है कि सुगर मॉलिक्यूल में कितने कार्बन प्रेजेंट होंगे? नेम ऑफ सुगर मॉलिक्यूल एंड द कार्बन नंबर ऑफ सुगर मॉलिक्यूल। अरे थोड़ा सा होल्ड करो, थोड़ा सा सोचो। मनाली बेटा सोचो पहले। राइबोज, डीऑक्सी राइबोज। ओके, करेक्ट है सुगर मॉलिक्यूल का नेम। एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ कार्बन? पृथ्वी बहुत पीटूंगी, 12 कहाँ से आ गया? कौन से कार्बन है तुम्हारे? हेप्टोज तक तो हम ही पढ़ाए हैं, 7 कार्बन तक। 12 कार्बन आ जा रहे तुम्हारे सुगर में। राइबोज में 6। पेंटोज है ना बेटा, पेंटोज। पेंटोज में 5। ठीक है, 5 कार्बन। और डीऑक्सीराइबोज और राइबोज में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज? हम्म
फटाफट बताओ वरना एक ही स्लाइड पे रह जाएंगे हम। किस कार्बन पे? 5 कार्बन स्ट्रक्चर 4 इन डीऑक्सी राइबोस। डीऑक्सी, डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजनेशन, डीऑक्सीजनेशन रिएक्शन होगा किस कार्बन की पोजीशन पे? नाइट्रोजनस बेस में हो रहा है या शुगर मॉलिक्यूल में हो रहा है? शुगर मॉलिक्यूल में हो रहा है। शुगर मॉलिक्यूल में हो रहा है तो किस कार्बन की पोजीशन पे होगा? तो न्यूक्लियोटाइड जो आपका फॉस्फेट प्लस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस इस स्ट्रक्चर से बना हुआ स्ट्रक्चर एक सिंगल यूनिट है न्यूक्लियोटाइड। उसी की लॉन्ग चेन लॉन्ग पॉलीमर यूनिट को हम बोल रहे हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड या यू कैन से इट न्यूक्लिक एसिड। Why acid? Because of presence of phosphoric acidic group, the nucleic is known as nucleic acid. Clear? Together with polysaccharide and polypeptide, these comprises the true macromolecular fraction of any living tissue or cell. True macromolecules means you are not including here the lipid. ठीक है, तो लिपिड को छोड़ दिया जाए तो रेटेंटेट में होना और मॉलिक्यूलर वेट भी उनका हाई होना। ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल क्या क्या हैं? पॉलीसेक्राइड मतलब कार्बोहाइड्रेट, पॉलीपेप्टाइड मींस प्रोटीन जो आप कवर कर चुके हो, लिपिड आपका कवर हो चुका है। लास्ट वन है आपका बायोमोलिक्यूल के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूक्लिक एसिड, और फिर हम स्पेसिफिकली थोड़ा सा एंजाइम्स को पढ़ते हैं। ठीक, तो polynucleotide is a part of retentate having higher molecular weight, and these are the true macromolecular. For nucleic acid, the building block is a nucleotide. A nucleotide has three chemically distinct components. One is heterocyclic compound, the second is monosaccharide, एंड थर्ड इज अ फॉस्फेरिक एसिड और फॉस्फेट ग्रुप। जब आप आयनिक फॉर्म में बोलोगे, जैसे मैं तुम लोग को एक बार पहले भी बताया था, अगर मैं बोलूंगी ऑक्सैलिक एसिड इट मीन्स कि वो स्टेबल फॉर्म में है। लेकिन जब भी हमारे सेल के अंदर कोई मेटाबॉलिज्म चल रही है तो वो आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट रहते हैं, तो वो हो जाएगा ऑक्सैलेट। मैलिक एसिड स्टेबल, मैलेट आयनिक फॉर्म। क्लियर? इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म जब आप बात करोगे तो वो आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो उसी में फॉस्फोरिक एसिड एंड फॉस्फेट जब वो बॉन्डिंग बना रहा है, वो एक्टिव है, तो वो फॉस्फेट के फॉर्म में वहां पे प्रेजेंट होगा। क्लियर? तो तीन कंपोनेंट आपके आ गए, एक हेट्रोसाइक्लिक ग्रुप मतलब नाइट्रोजनस बेस, फिर आपका मोनोसैक्राइड, एंड देन आपका फॉस्फोरिक एसिड। ये सब बेसिक्स हम पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी। इट इज ऑफ टू टाइप्स, एक डीएनए है, एक आरएनए है। डिफरेंस, जो मेजर डिफरेंस होता है वो राइबोस शुगर का होता है। और उसके बाद अगर डीएनए आरएनए का और एक दूसरा मेजर डिफरेंस देखें तो डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड एंड आरएनए इज सिंगल स्टैंडर्ड। तो जब हम मैक्रोमोलिक्यूल पे दोनों के बीच के डिफरेंस की बात करेंगे तब हम दोनों में डिफरेंसेस देखेंगे। बट हम केमिकल कंपोजिशन और स्ट्रक्चरल बेसिस पे बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड में और उनके नाइट्रोजनस बेसिस में क्या डिफरेंस होते हैं। क्लियर? और जो ऑलरेडी पढ़ चुके हो आप लोग, यूरेसिल थायमिन का डिफरेंस होना, एंड शुगर में डीऑक्सी राइबोस शुगर का होना एंड राइबोस शुगर का होना। फिर यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड भी डिफरेंट टाइप के देख चुके हो, न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है वो भी सब चीजें देख चुके हो। तो कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है बेटा। हम्म, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये आप सब एक एक लाइन नोट डाउन करोगे। किसी को यहाँ पे आराम करने की जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि ये सब चैप्टर आपका 12th में पूरा जेनेटिक्स आपको पढ़ना है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स, दो ऐसे चैप्टर हैं जो आपको डीएनए आरएनए पूरा तोड़ फोड़ के कैसे डिजीज पैटर्न चलता है, क्या होता है, वो सब पढ़ना है। तो ये इन्फॉर्मेशन अभी आपके नोट्स में होनी ही चाहिए। In 1869 में फ्रेडरिक मिशर isolated DNA from the nucleus of pus cells and named it nuclein। ये क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन है यहाँ पे, देख लो। ईयर को छोड़ देते हैं हम, फिर भी साइंटिस्ट का नेम, सेल का नेम एंड टर्म जो उन्होंने दिया था, दैट इज न्यूक्लिन। ठीक है, किसको आइसोलेट किया था, डीएनए या आरएनए को, ये भी एक चौथा क्वेश्चन। तो एक लाइन से आपको 4 एमसीक्यू मिल रहे हैं। आप सोचो कि हम इसको नोट ही नहीं करेंगे तो भाई आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो फ्रेडरिक मिशर आइसोलेट किया था इन्होंने डीएनए को, कहाँ से?
पस सेल मतलब वो जो इन्फेक्शियस सेल्स होती है ना, जहाँ पे पस का फॉर्मेशन, आपको कोई इन्फेक्शन होने के बाद वहां पे फॉर्मेशन होने लगता है, पस, मवाद हिंदी में बोलते हैं, उस तरीके के सेल को बोलते हैं बेटा पस सेल। वहां से आइसोलेट किया था डीएनए को और उसको टर्म दिया था न्यूक्लिन। अल्टमैन, अगर न्यूक्लिक एसिड फॉर्म आए कि किसने दिया था, अल्टमैन ने इसको न्यूक्लिक एसिड का। क्लियर। जैकेरिस प्रपोज टर्म डीएनए, न्यूक्लिक एसिड के बाद डीएनए, यहाँ लिखा है आइसोलेटेड डीएनए, लेकिन डीएनए खुद बहुत बाद में आया है। डीएनए का स्ट्रक्चर 1953 में आया है। तो आपको सब चीजों की ये क्रोनोलॉजी ध्यान में होनी चाहिए। तो जैकेरिस ने डीएनए टर्म को प्रपोज किया था एंड कॉजेल डिस्कवर्ड प्यूरिन एंड पिरिमिडीन इन डीएनए। देखो, यहां से स्टार्ट हुआ, 1910 आ गया कि प्यूरिन एंड पिरिमिडीन अलग अलग नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट है डीएनए में। क्लियर। और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया। अब सबसे बड़ा प्राइज इनको मिला हुआ है, तो भाई इनके आगे आप 5 स्टार लगा दो। यहाँ पे आप गलत कर जाओगे अगर आपने अल्टमैन भी आपको ऑप्शन में आएगा, जैकेरिस भी ऑप्शन में आएंगे और मिशर तो जरूर ही आएंगे हर ऑप्शन में कंफ्यूजन करने के लिए। लेकिन मिशर जी का सिर्फ इतना काम है कि उन्होंने पस सेल से फर्स्ट टाइम आइसोलेट किया था डीएनए को और उसको इन्होंने न्यूक्लियन टर्म दिया था। 1968-69 ये वो एरा था जब मेंडल आपके पी पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और डार्विन आपके, मैं तुम लोग को थोड़ा सा एक लिंक बनाती इसलिए हूँ क्योंकि चलना चाहिए दिमाग में, तब तक क्या चीजों के बारे में पता था। डार्विन आपके इवोल्यूशनरी स्टडी कर रहे थे। डार्विन इज वन ऑफ द, एक कहते हैं ना कि बहुत स्ट्रॉन्ग साइंटिस्ट। डार्विन आपके बहुत स्ट्रॉन्ग साइंटिस्ट थे, अगर इन्होंने कुछ कह दिया तो पूरे अर्थ पे हलचल मची रहती थी और इनके वर्क को देखा जाता था। ठीक है, जैसे जस्ट सपोज कि क्रिकेट है और सचिन खेलने आ गया, उसी तरीके की चीजें होंगी। तो उसी तरीके का आपका डार्विन जी का था और उस वजह से आपका मेंडल का वर्क, मेंडल कोई साइंटिस्ट नहीं थे, पादरी थे वो जो चर्च में होते हैं और उनको ऐसे नॉलेज और कॉम्बिनेशन खेती वेती करने का बड़ा इंटरेस्ट रहता था, तो उससे उन्होंने जो फादर ऑफ जेनेटिक्स वो बन गए, वो बाय चांस वहां पे स्टडी कर रहे थे और एक कॉम्बिनेशन पैटर्न को उन्होंने डिस्कवर कर लिया था, लेकिन वो अपनी बात नहीं रख पाए सही से। और डार्विन के वर्चस्व, डार्विन का जो उस वक्त एक वो था, उस वजह से मेंडल, और कई चीज रीजन है वो सब हम लोग बात करेंगे टाइम आने पे। लेकिन जो यहाँ पे रिलेटेड है कि वहां पे डिस्कवरी हो रही थी उस एरा में, लेकिन देयर इज नथिंग अबाउट कि डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, ये सब 90s की डिस्कवरी है। ठीक है, तो जस्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही थी कि मदर फादर है तो बच्चे बन रहे हैं, तो बच्चों में कैसे वो स्ट्रक्चर आ रहा है, इस ये बच्चा अपने माँ जैसा क्यों दिख रहा है, ये अपने फादर जैसे, प्लांट में फ्लावर के कलर एक ही जैसे क्यों है, इस तरीके की स्टडी चल रही थी। ठीक है। और डार्विन क्या कर रहे थे, इवोल्यूशनरी, कि हम बंदर से बने हैं, तो बंदर वाले कॉन्सेप्ट में लोगों को बड़ा मजा आता था, पब्लिक को इसमें इंटरेस्ट ज्यादा था, बाकी साइंटिस्ट को इसमें इंटरेस्ट ज्यादा था, इसलिए अपने बेचारे जो मेंडल जी हैं इनका काम दबता जा रहा था डार्विन जी के सामने। ठीक है। तो उस टाइम तक आपका कोई भी नॉलेज नहीं था, तो प्यूरिन एंड पिरिमिडीन जो आप आज जान रहे हो वो सब भी डिस्कवरी कब हुई थी, कॉजल ने 19 अप्रोक्सीमेटली 6 या 7 की डिस्कवरी है ये इनकी, और उसमें 1910 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। फिर एक साइंटिस्ट आते हैं आपके बेटा हैमर्स्टन। हैमर्स्टन ने पेंटोस सुगर, तो अलग अलग देखो आप डीएनए को तोड़ रहे हो, प्यूरिन पिरिमिडीन के बारे में कॉजल ने बता दिया, पेंटोस सुगर के बारे में हैमर्स्टन ने बताया। क्लियर। फर्स्ट टाइम शोड दैट डीएनए कंटेन्स पेंटोस सुगर। तो ये सारे साइंटिस्ट आपको नोट डाउन करके रखने एक जगह अच्छे से, क्योंकि एक साइंटिस्ट कोई नहीं है जिसने आपको पूरा दे दिया हो कि हाँ भाई डीएनए ऐसे है और जेनेटिक मटेरियल इस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। Now, Levin first time demonstrated that the pentose sugar of DNA is to deoxyribose. Second position पे ऑक्सीजन deoxygenation reaction हो रहा है. फ्यूजन एंड रोजनबैक, बायोमोलिक्यूल के शुरू में मैंने कुछ साइंटिस्ट नोट डाउन कराए और ये साइंटिस्ट ये सभी इंपॉर्टेंट है। डिस्कवर्ड अ स्पेसिफिक स्टेनिंग टेक्निक, जब मैंने बेसिक्स लेक्चर लिए सेल चैप्टर जो काफी लंबा चला था उसमें मैंने आपको स्टेनिंग टेक्निक पढ़ाई थी। क्लियर। स्टेन्स कलर करके कैसे यूज करते हैं, तो डीएनए में क्रोमेटिन प्रेजेंट है, क्रोमा मीन्स कलर, तो आप कैसे कलर करके डीएनए को ऑब्जर्व कर सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन द स्टेनिंग टेक्निक। फॉर द स्टेनिंग ऑफ डीएनए इन विच
अब डीएनए एसिडिक नेचर का होता है तो डाई कैसी होगी बेटा, बेसिक। ठीक है, तो बेसिक फ्यूसिन स्टेन इज यूज्ड फॉर द डीएनए स्टेनिंग एंड दिस इज डन बाय द रोजनबैक, फ्यूजन एंड रोजनबैक। क्लियर, तो फ्यूजन स्टेन याद रखना है हमें। दिस इज कॉल्ड फ्यूजन टेस्ट, साइंटिस्ट के नेम पे इसको फ्यूजन टेस्ट भी बोलते हैं। ऑलवेज पॉजिटिव फॉर डीएनए। क्लियर, डीएनए के प्रेजेंस को ये बताएगा। क्लियर, ऑलवेज पॉजिटिव मतलब टेस्ट किया और वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा अबाउट द डीएनए। इज इट ओके? एंड इन 1949 अगेन बहुत इंपॉर्टेंट जिन्होंने रूल दिया था, और इस रूल को आपको पढ़ना है, चारगाफ। चारगाफ रूल साइंटिस्ट के ही नेम पे कहा जाता है, और चारगाफ रूल इज वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट रूल विच वॉटसन एंड क्रिक के जो मॉडल डीएनए आपका फाइनली बना था, उस मॉडल को बनाने में, उस मॉडल को डिजाइन करने में चारगाफ रूल और इन सब ने ये जो प्रीवियस नॉलेज है उसने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रोल प्ले किया था। ठीक है, तो चारगाफ रूल बेसिकली बेस पेयरिंग का रूल है कि कैसे एडनिन थायमिन के साथ ही क्यों बेस पेयर बनाया है एंड ग्वानिन साइटोसिन के साथ ही बेस पेयर क्यों बना रहा है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बना रहा है। क्लियर बेटा? तो चारगाफ डिमॉन्स्ट्रेट द रेशियो ऑफ 4 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए। आज देखेंगे ये वाला रूल भी देखेंगे। इससे इसके बेसिस पे आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं कंपोजिशन को आइडेंटिफाई करने में कि इतना नाइट्रोजनस बेस दिया हुआ है अलग अलग मॉलिक्यूल, तो उसको मैं समझाने के बाद आपको कुछ न्यूमेरिकल भी दूंगी। ठीक है, अब जो रिक्वायरमेंट है आपका कि 80 हमेशा इक्वल होना चाहिए। ठीक है, जितना एडेनिन होगा उतना ही थायमिन होगा। प्यूरिन पेरिमिडिन सब मैं ऑलरेडी पढ़ा रखी हूँ बेटा, आगे स्लाइड्स में है, फास्ट एक बार उसको रिकॉल जरूर करा देंगे, लेकिन आज इस पे टाइम नहीं देंगे। तो जितना एडेनिन होगा उतना ही थायमिन होगा, जितना ग्वानिन होगा उतना ही साइटोसिन होगा, क्योंकि ए पेयर्ड विद डी एंड जी पेयर्ड विद सी, ये डीएनए की बात कर रहे हैं। ठीक है, और एडनिन और ग्वानिन और साइटोसिन जब आपस में ज्वाइंट होता है, अब यहाँ पे बॉन्डिंग पे फोकस करो, तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड, दो हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब ये जो डैश डैश है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन का मेथड यही होता है, डैश 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 लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर, तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन जी एंड सी, इसलिए आपको हमेशा ऐसे दिखेगा, एंड 2 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द ए एंड टी। क्लियर, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, जो भी पॉइंट रिपीट होंगे उसको आप नोट डाउन नहीं करोगे, मैं 2 सोर्सेज से ले रखे हैं ये। ठीक है, जैकेरिस विच इज फाउंड इन द सेल्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट प्लांट वायरसेस। प्लांट वायरसेस में आरएनए होता है, मैक्सिमम वायरसेस में आरएनए होता है, जैसे अभी कोरोना वायरस आपका चल रहा है उसमें भी आरएनए है। लेकिन बैक्टीरियोफाज वायरस की बात करें आप, तो वो डीएनए स्टडी में भी रोल प्ले किया था और उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए। ठीक है, तो दैट इज रिलेटेड टू कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। तो मोस्ट वायरसेस को छोड़ दिया जाए तो दुनिया में सबका जेनेटिक मटेरियल क्या है बेटा, डीएनए। आरएनए है या डीएनए है, दैट इज द क्वेश्चन कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। जब हम लोग सीरीज ऑफ, मैंने बोला बेटा कि नोट डाउन कर लेना, और जो भी पॉइंट रिपीटेड है, जैसे जैकेरिस पिछले स्लाइड में भी था, तो उसको दोबारा नहीं नोट करोगे। In bacteriophage and viruses, there is a single molecule of DNA which remains coiled and is enclosed in the protein coat. तो genetic material क्या है बेटा? Which travels the genetic information. ठीक है, मतलब पास, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास ऑन हो रही है जनरेशन टू जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है, दैट विल बी योर जेनेटिक मटेरियल। पहले साइंटिस्ट को तो नहीं पता था कि ये डीएनए है, कि आरएनए है, प्रोटीन है, कि कार्बोहाइड्रेट है। किस मटेरियल के थ्रू जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रही है। नाउ इट इज प्रूव्ड कि डीएनए एंड आरएनए आर द जेनेटिक मटेरियल। फिर उसमें ये पार्ट ऐसा आ जाता है कि डीएनए किस में है और आरएनए किस में है। तो आरएनए मोस्टली कहाँ पे है, वायरसेस में है। क्लियर, फिर उसके बाद एक पोर्शन आ जाता है कि डीएनए है तो डबल स्ट्रैंडेड है, आरएनए है तो सिंगल स्ट्रैंडेड है, डीएनए है तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी कहीं कहीं प्रेजेंट है, एंड आरएनए तो ऑलवेज आपका सिंगल स्ट्रैंडेड है, एक्सेप्ट फोल्डिंग ऑफ आरएनए होता है, उसको भी हम लोग 12th में पढ़ेंगे। नाउ इन
बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड अदर प्रोकैरियोट। अब याद करो, सेल को जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जहां जहां डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जहां जहां डबल सिक्योरिटी प्रेजेंट है, उन उन सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर उनका खुद का डीएनए प्रेजेंट होगा। तो ऐसा पोर्शन कहाँ पे था? यूकैरियोटिक में आप कंपार्टमेंटलाइजेशन देखते हो, जब आप सेलुलर ऑर्गेनल देखते हो तो न्यूक्लियस के पास जेनेटिक मटेरियल है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास जेनेटिक मटेरियल है, प्लास्टिड या कह लो स्पेसिफिकली क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, वहां पे आपका जेनेटिक मटेरियल है। प्रोकैरियोटिक में सिर्फ और सिर्फ ओपन जेनेटिक मटेरियल है, कोई न्यूक्लियस नहीं है, कोई सेलुलर ऑर्गेनल नहीं है, तो उसको हम लोगों ने टर्म दिया था न्यूक्लियोइड। याद आ रहा है कुछ? न्यूक्लियोइड, क्लियर? तो वहां पे आपका जेनेटिक मटेरियल ओपन टाइप का प्रेजेंट था। सेल नेकेड जेनेटिक मटेरियल जिसको बोलते थे, नेकेड न्यूक्लिक एसिड बोल लो, लेकिन उसका कलेक्ट टर्म होता है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियस वहां नहीं होता है, न्यूक्लियोइड होता है, क्लियर? तो इन बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड अदर प्रोकैरियोटिक, डीएनए इज सर्कुलर एंड लाइज नेकेड इन द साइटोप्लाज्म। अब माइटोकॉन्ड्रिया की अपनी एक मैट्रिक्स होती है, प्लास्टिड का अपना एक ल्यूमेन है जिसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं, यहाँ पे मैट्रिक्स बोलते हैं, यहाँ पे ल्यूमेन स्ट्रोमा बोलते हैं। फिर बैक्टीरिया का तो ओपन पूरा साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, वहां पे नेकेड डीएनए प्रेजेंट होगा। तो इट मीन्स कि आपको पूरा एक रिकॉल कर लो, सेल चैप्टर में मैंने न्यूक्लिक एसिड जब आपको पढ़ाया था, जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस पढ़ाया था, तो मैंने इन सब चीजों का कंपैरिजन आपको बताया था। इन यूकैरियोटिक, और ये कैसे है बेटा? सर्कुलर, लेंथ वाइज ये छोटे होंगे, आपस में एकदम क्वाइल्ड हो जाएंगे, सर्कुलर स्ट्रक्चर है, मतलब दोनों एंड आपस में ज्वाइंट होंगे, स्टार्टिंग एंड एंड एंड। In eukaryotic, it is found in nucleus and known as carrier of genetic information and capable of self-replication. Genetic material का जो characteristics होती है, genetic material जब identify किया गया था कि who will be the genetic material, तो वहां पे साइंटिस्ट लोगों ने एक पैरामीटर देखा था कि it should be have capability of replication, वो अपना डुप्लीकेट बना सके, जब वो अपना कोई ट्विंस बनाएगा, अपनी कॉपी बनाएगी वो बायोमोलिक्यूल, तभी वो एक कॉपी को ट्रांसफर कर देगी डॉटर में। डॉटर मतलब जो न्यू जनरेशन की सेल बनेगी, डॉटर सेल, जैसे सेल डिवीजन भी हो रहा है तो डॉटर सेल, तो उसमें ट्रांसपोर्ट कर जाएगा और एक कॉपी पेरेंट में प्रेजेंट रहेगा। तो ये एक पैरामीटर था। तो यहाँ पे कैपेसिटी ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, इट मीन्स की जेनेटिक मटेरियल के पास, तो वो भी डीएनए और आरएनए दोनों के पास होती है। तो दे आर कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इसलिए दोनों ही चैप्टर जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है एंड प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स है, उन जगह पे आपको इसके एक लेवल हायर जाना पड़ेगा, तो उसके पहले ये बेसिक्स आपके कंप्लीट होने चाहिए। नाउ केमिकल कंपोजिशन, अब हम इस पे रुक नहीं रहे बेटा, हम ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं आपको। सुगर मॉलिक्यूल, फॉस्फेरिक एसिड, नाइट्रोजनस बेस, प्यूरिन, pyrimidine, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, ये सब आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। राइबो न्यूक्लियोसाइड कब बोलेंगे, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड पर कब बोलेंगे, यूरेसिल क्या है, कितने रिंग स्ट्रक्चर है, सिंगल रिंग में कितने नाइट्रोजन प्रेजेंट है, कहाँ पे हाइड्रो ऑक्सीजन बॉन्ड प्रेजेंट है, मिथाइलेटेड यूरेसिल क्या है, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा रखी है माइक्रोमोलिक्यूल में। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। सब रिवाइज करोगे तुम लोग, मैं आगे बढ़ रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी बढ़ जाओगे, रिवाइज कर लोगे क्योंकि तभी आप मॉडल बना पाओगे, डीएनए का मॉडल समझ पाओगे। ठीक है, वॉटसन एंड क्रिक को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना। वॉटसन एंड क्रिक वो साइंटिस्ट हैं, दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मॉडल दिया था डीएनए का कि डीएनए एंटी पैरेलल है और इस तरीके की बाइंडिंग है। चारगाफ रूल जो दिया गया था, उस रूल को अप्लाई करके इन्होंने एक मॉडल डिजाइन कर दिया था। In 1953, Watson and Crick suggested that in a DNA molecule there are two such polynucleotide chain arranged anti-parallel or in opposite direction. एक चेन अगर इस साइड से इस साइड है तो दूसरी चेन आपकी इस साइड से इस साइड होगी और तब उनके बीच में बॉन्डिंग बन सकती है। दोनों एक साइड में फॉलो होंगी रहेंगी तो भी यहाँ पे डीएनए का स्ट्रक्चर नहीं मेंटेन हो रहा था, ये रूल को फॉलो नहीं कर रहा था। अलग अलग कॉम्बिनेशन बन के काफी टाइम से, मैंने बताया ना, 100 साल का तो तुम यहीं पे देख रहे हो। 1850 1860 में ये एनालिसिस हो रही थी, माइक्रोस्कोप डेवलपमेंट के बाद
100 साल लग गए इन सब चीजों की डिस्कवरी होने में, तब जाके फाइनली आपका डीएनए का स्ट्रक्चर आया था। क्लियर? तो एंटी पैरेलल रूल को जो रूल सारे फॉलो हुए जिसमें पूरा मॉडल फिट हुआ, वो ये था कि उसमें एंटी पैरेलली अरेंज्ड हैं 2 चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, एक ये हो गई पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, एक ये हो गई। ठीक, जब आप डिजाइनर बनाते हो तो इस तरीके से आपका डिजाइन बन जाएगा। ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, तो दूसरा आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा। आते हैं उस पे। ठीक है, वन polynucleotide chain runs 5 prime to 3 prime direction, the other 3 prime to 5 prime. Now a question for you कि what is 3, what is 5? 3 prime is related to what and 5 prime is related to what? 3 prime बोलते हैं, लिखते हैं ऐसे, 5 प्राइम लिखते हैं ऐसे, और 5 प्राइम बोलते हैं। बताओ, बताओ बेटा, विच इज why it is known as 5 prime and why it is known as 3 prime? शुरू से हम लोग नंबर नंबर हम लोग किसके लिए यूज कर रहे हैं? पूरे बायोमोलिक्यूल में हम कब से यूज करते आ रहे हैं नंबर? वो किसके लिए यूज हो रहा है? कार्बन के लिए। ठीक है, वो वाला कार्बन जिसको फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड मैंने बताया था बेटा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एक तरफ आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जुड़ रहा है एक सुगर के, एंड दूसरे ग्रुप से फिर से जुड़ रहा है। तो एक साइड ऐसा होगा, एक साइड ऐसा होगा जहां पे आपका फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा फ्री, जो बाइंड नहीं किया हुआ है, और एक साइड आपकी ऐसी होगी जहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अब यहाँ नीचे फिगर रहेगा, तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका फ्री है। जैसे जस्ट सपोज ये बाइंडिंग अभी नहीं किया है तो ये फ्री है, ये दोनों फ्री है। ठीक है, ध्यान से सुनना हम क्या बता रहे हैं, पहले भी बताया हुआ है। ये आपकी लेबलिंग है 1 2 3 4 5। ठीक, पेंटोज सुगर 5 कार्बन। ठीक, 4 कार्बन आपके रिंग में है, एक ऑक्सीजन है, 5 साइडेड चेन, 5 साइडेड रिंग है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज 5 प्राइम एंड व्हाट इज 3 प्राइम, ये मेरा क्वेश्चन है। क्लियर? 5 प्राइम के ऊपर अगर हम ये एक मॉलिक्यूल ले जाके रख दे, फिर से दूसरा ये मॉलिक्यूल, सपोज जैसे ये 5 प्राइम है और इसकी बॉन्डिंग हो गई इससे, ये रिएक्शन के बाद देख रहे हो, तो इसका 5 प्राइम एंड अब फ्री नहीं है। समझना ध्यान से, इसका 5 प्राइम एंड फ्री नहीं है। क्लियर? और 3 प्राइम एंड भी इसका बॉन्डिंग बना दिया है। क्लियर? 5 पॉइंट, अगर ये वाला पीओ, ये वाला फॉस्फेट ग्रुप यहाँ नहीं होता तो ये 5 प्राइम फ्री हो जाता। क्लियर? बॉन्ड नहीं नहीं बना के रखा है। तो एक साइड जहां पे सुगर मॉलिक्यूल नहीं प्रेजेंट है, या यहीं पे ये समझ लो तुम कि यहाँ कोई सुगर मॉलिक्यूल से इसकी बॉन्डिंग नहीं है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ रखा है, तो ये क्या हो गया आपका 5 प्राइम एंड। क्लियर? जहां पे अवेलेबिलिटी है कि एक सुगर मॉलिक्यूल आके इस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एस्टर बॉन्ड बना सकता है, देखो ये वाली बॉन्ड, जब जहां पे हम मार्क कर रहे हैं वहीं पे फोकस करो, अदरवाइज क्लियर, रुक जाओ दोबारा से बताते हैं। ये वाली बॉन्ड जब बन रही है आपका बेटा, इट मीन्स कि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, अवेलेबल है बॉन्डिंग के लिए। तो ये क्या हो गया बेटा, आपका 3rd कार्बन है, 3 प्राइम है। ठीक है, ये अवेलेबल है आपका बॉन्डिंग के लिए। ठीक है, या ये अभी दूसरे सुगर से मॉलिक्यूल नहीं, बॉन्ड नहीं बनाया, तो ये एंड क्या हो जाएगा 5 प्राइम। तो जैसे आपके न्यूक्लिक एसिड, जैसे आपकी प्रोटीन में एक तरफ अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है और एक तरफ कार्बोक्सिलिक, चाहे जितनी बीच में चेन प्रेजेंट है, लेकिन लॉ यही कहता है कि क्योंकि बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, तो लास्ट वाले के पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा फ्री, एंड फर्स्ट वाले के पास अमाइनो ग्रुप होगा फ्री, क्योंकि इसका COH और इसका NH2 हमेशा इन्वॉल्व है पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने में, पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने में, पेप्टाइड बॉन्ड। तो टर्मिनल एंड पे आपको 2 ग्रुप फ्री दिख रहे हैं। सेम वे में आपको जो, जब आप न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे हैं, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, जो ये फॉस्फोडाइस्टर, एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल 2 सुगर से बॉन्ड बना रहा है, तो एक एस्टर बॉन्ड ये, एक एस्टर बॉन्ड ये नीचे जो बन रही है, तो डाइस्टर बॉन्ड। जैसे अगर ये वाले को हम देखें, यहाँ पे दोनों बॉन्ड बनी हुई है, फोकस करना इस वाले इमेज पे बेटा।
ठीक, एक ये एस्टर बॉन्ड है OH के साथ, एक ये OH के साथ एस्टर बॉन्ड बन रहा है, तो डाई एस्टर बॉन्ड, फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड अगर बीच में ऑक्युपाइड है, मतलब पूरी कंप्लीट आपकी डाइस्टर बॉन्ड बन गई, तो एक सुगर मॉलिक्यूल ये, एक सुगर मॉलिक्यूल ये, दो सुगर मॉलिक्यूल और एक फॉस्फेट ग्रुप मिलके आपके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना दिए। क्लियर? अब ये फॉस्फेट से आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यहाँ पे कौन सा एंड है, लेकिन नीचे वाला अगर फ्री है तो उसका थर्ड पोजीशन का ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है, तो वो 3 प्राइम एंड हो गया। तो 3 प्राइम एंड इज रिलेटेड टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड 5 प्राइम एंड इज रिलेटेड टू फॉस्फोरिक ग्रुप। अब भूलोगे क्या कभी? फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फोरिक ग्रुप अटैच्ड है, लेकिन वो फॉस्फेट ग्रुप अभी दूसरे सुगर से बाइंड नहीं किया है, उसके पास फ्री फॉस्फोरिक ग्रुप प्रेजेंट है और वो डाइस्टर बॉन्ड बना सकता है। एक एस्टर बन रखी है बॉन्ड उसकी जो फिफ्थ कार्बन से बनी है, बट सेकेंड बॉन्डिंग नहीं हुई है, तो वो एंड क्या हो जाएगा? 5 प्राइम एंड। इज इट क्लियर? कुड नॉट हियर व्हाट यू सेड। कब से आवाज नहीं जा रही थी? इतना देर से बोल रहे हैं, आवाज नहीं जा रही थी, नहीं जा रही थी? मनाली, कहाँ से नहीं सुने हो? ओके ओके, ठीक है, क्लियर है। फिर अब हम पूछेंगे कभी 3 प्राइम और 5 प्राइम, ये बार बार आएगा बेटा। डीएनए रेप्लिकेशन में ये एंड इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, आरएनए के फॉर्मेशन में ये एंड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, तो यू शुड बी क्लियर अबाउट दैट। दूसरी बार आज बताई हुई है। ओके, ठीक है बच्चा, अभी भूलोगे क्या तुम लोग? देखो बेटा, सीधी सी सिंपल सी बात है, एक सुगर मॉलिक्यूल है, एक नाइट्रोजनस बेस है, इसका बेचारे का कोई काम नहीं है जब तक इसको दूसरा नाइट्रोजनस बेस आके ज्वाइन नहीं करना है, तो इसको भूल जाओ। ठीक, ये डीएनए बनाएगा तभी इसका काम है। इसका काम हो रहा है बैकबोन, बैकबोन जैसे मेरी बैकबोन, मेरी वर्टिब्रल कॉलम मेरी बैकबोन है, उसी तरीके से डीएनए का बैकबोन क्या है? आपकी सुगर फॉस्फेट की चेन है। ठीक है, बैकबोन जो कोर है उसका, वो बैकबोन है सुगर फॉस्फेट की चेन। जब वो चेन लेंथ में ही नहीं बनेगा, तो ये साइड में नाइट्रोजनस बेस के बीच में एटीजीसी की बॉन्डिंग की बात ही नहीं उठती है। पहले ये धागा मजबूत होना चाहिए, तब ये धागा, जैसे आप सीढ़ी देख रहे हो, स्टेयर्स देख रहे हो लकड़ी वाली, या आजकल तो बढ़िया एकदम डिजाइनर आती हैं, किचन विचन में भी यूज होती हैं, घरों में भी यूज होती हैं, तो आप देखो उसमें पहले जो उसका कोर है वो ये वाले पाइप उसके मजबूत होने चाहिए। ठीक, जब ये मजबूत होगा तभी वो इसको बेयर कर पाएगा। अब ये नहीं कि ये नहीं मजबूत होगा तो इंसान खड़ा और टूट जाए। तो हमारा ये जो डीएनए है ना, उसकी ये बैकबोन सुगर और फॉस्फेट की है। क्लियर? और ये बैकबोन सुगर फॉस्फेट की है, बीच में नाइट्रोजनस बेस है। क्लियर? तो इसके लिए आपका इसका स्ट्रांग होना जरूरी है, और इसके स्ट्रांग में ही इसकी बॉन्डिंग में जो फॉस्फेट ग्रुप है वो अगर फ्री प्रेजेंट है तो 5 प्राइम एंड हो जाएगा, और नीचे सबसे लास्ट में आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है थर्ड कार्बन पे, तो वो आपका 3 प्राइम एंड हो जाएगा। तो दैट इज 3 प्राइम, दैट इज 5 प्राइम। अब इससे ज्यादा हम नहीं बोल रहे, क्योंकि तुम लोग फिर से मेरे से पूछोगे जब हम इसको बढ़ाएंगे ना 12th में, फिर वहां पे पूछोगे, तो वही मेहनत कर लेंगे दोबारा से। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, क्या पीछे जाते हैं थोड़ा। एक यूनिट बन गई तो उसके बाद आप यही फॉस्फोरिक एसिड ऐड होता जाएगा और वो चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड बनती जाएगी। One polynucleotide chain runs in 5 prime to 3 prime direction, the other in 3 prime to 5 prime direction. It means 3 prime end of one chain lies beside the 5 prime end, other in right-handed manner. अब राइट हैंडेड हेलिक्स होता है, क्वाइलिंग होती है, तो 5 प्राइम इधर है तो इसका 3 प्राइम इधर होगा। अब दूसरे को अभी क्वाइल नहीं बना रहे, तो इसका 3 प्राइम इधर है तो 5 प्राइम इधर होगा। फिर इसका राइट हैंडेड क्वाइलिंग अगर आप करते हो तो इस तरीके से ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर हो जाएगा, जो कि 5 प्राइम, अब पता नहीं 1 2 3 इधर जा रहा है 3 प्राइम, एंड ये हो जाएगा 5 प्राइम, ये हो जाएगा 3 प्राइम। अभी देखते हैं इसके इमेजेस। और इंपॉर्टेंट फीचर, न्यूक्लिक एसिड एग्जिबिट अ वाइड वेराइटी ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। वाइड वेराइटी मतलब जैसे देखो आपको मैंने फोल्डिंग बताया, अब यहाँ पे बहुत सारी फोल्डिंग होगी, क्रोमेटिन के क्रोमोसोम के बनने तक डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चरल लेवल होते हैं।
of secondary structure. For example, one of the secondary structure exhibited by DNA is the famous Watson and Crick model, जो more stable है. ठीक है, दैट इज वॉटसन एंड क्रिक मॉडल का जो आप राइट हैंडेड हेलिक्स मॉडल देख रहे हो, उसके अलावा लेफ्ट हैंडेड भी होता है. फिर मोइटी चेंज होती है कि कितने मोइटी बोले तो इसको बस ऐसे समझो कि जैसे अभी हमने तुम लोग को सेलुलोज में, स्टार्च में ग्लूकोज के कितने ग्लूकोज पे टर्न आएगा, ऐसी चीजें बताई थी ना, उसी तरीके से ये टर्न. ठीक है, देखो ये स्ट्रक्चर देखो, ये रियल इमेज है वॉटसन एंड क्रिक की, जो उन्होंने मॉडल बनाया था जोड़ जोड़ के, जैसे अपन बचपन में या स्कूल में क्राफ्ट वगैरह बनाते हैं, उसी तरीके से उन्होंने मॉडल बनाया था. दैट इज रियल इमेज. तो आप जब ये टर्न की बात कर रहे हो, ठीक है, ये टर्न, तो ये टर्न में कितने नाइट्रोजनस बेस हैं, कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उससे आपके टाइप्स ऑफ डीएनए होते हैं. ठीक, तो हम लोग पढ़ेंगे कभी, जब डिटेल मॉडल ऑफ डीएनए देखेंगे तब वो सब बात करेंगे. अभी बेसिक्स की बातें करते हैं. किस चीज का ईयर? वॉटसन एंड क्रिक का 1953 बेटा. This model says that DNA exists as a double helix, and the double helix comprise of two polynucleotide chains. Two strands polynucleotide chains of double helix are anti-parallel due to phosphodiester bond. Each polynucleotide chain has a sugar phosphate backbone with the nitrogenous bases directed inside the helix. The nitrogenous bases of two antiparallel polynucleotide strands are linked through the hydrogen bond. These are two hydrogen bonds. There are two hydrogen bonds between A and T and three between G and C. Fast बोल रही हूँ क्योंकि मैं ये सब बता चुकी हूँ तुम लोग को. The hydrogen bonds are the only attractive forces between the two polynucleotide of double helix. ये important point है. दो जब आपस में अट्रैक्शन हो रहे हैं तो बेटा जो स्टेयर्स को जोड़ने के लिए आपने लगाई है बीच में, वो क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड. तो दिस इज ओनली द अट्रैक्टिव फोर्स. बाकी ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तो दोनों का बैकबोन बनाया है. ये ए चेन है, ये बी चेन है, तो दोनों ए और बी चेन का बैकबोन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से है. ठीक है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज वहां पे प्रेजेंट है शुगर में, लेकिन जो मेन आपका दो चेन को आसपास लाने के लिए है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द नाइट्रोजनस बेसिस. दिस सर्व टू होल्ड द स्ट्रक्चर टुगेदर, और वो इंपॉर्टेंट है दोनों स्ट्रक्चर को एक साथ रखने के लिए. द टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड इन अ डबल हेलिक्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए. अगर ए है तो इधर टी होगा, ठीक है, इधर जी है तो इधर सी होगा. ए और टी का अभी मैंने जो तराजू वाला एक फिगर दिखाया था वो इक्वल होना चाहिए, जी एंड सी इक्वल होना चाहिए. मतलब एक की सीक्वेंस आपको पता है तो दूसरे का सीक्वेंस आप फाइंड आउट कर सकते हो, ये न्यूमेरिकल आता है. आइडेंटिफाई करने के लिए सीक्वेंस आते हैं डीएनए के, आरएनए के. तो आपको एक सीक्वेंस दिया है तो आप दूसरा बता सकते हो, क्योंकि वहां पे एक पेयरिंग रूल है. क्लियर? ठीक है बच्चा. The two polynucleotide in a double helix are complementary. The sequence of nitrogenous base in one determines the sequence of nitrogenous base in other. Is it clear? ठीक है, इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस लिखने की जरूरत नहीं है, समझने के लिए जो शॉर्ट में मैंने दिया हुआ है पहले उतना काफी है. Complementary base pairing is of fundamental importance in molecular genetics. Molecular genetics means जो आप जेनेटिक्स स्टडी करते हो, डिजीज का पैटर्न या कैरेक्टर का ट्रांसमिशन, आपकी आंखें भूरी हैं, आपकी मम्मी की भूरी है, पापा की काली है, क्यों होता है, इन सब चीजों को डिटरमाइन करने के लिए ये आपका पेयरिंग रूल इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. क्लियर? फिर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड मैंने बताया कि दो मॉलिक्यूल हैं, उनके बीच में जब एक फॉस्फेट ग्रुप जो प्रेजेंट है वो दो सुगर मॉलिक्यूल से बाइंड कर जाएगा तो वहां पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा, और ये कंडेंसेशन रिएक्शन है, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, तो अगेन आपका वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा. तो फंडामेंटल यूनिट, अगर आप न्यूक्लियोटाइड में बॉन्ड की बात करें, जैसे अमाइनो एसिड प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड है, शुगर में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, लिपिड में एस्टर बॉन्ड है, उसी तरीके से आपके यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है. क्लियर बच्चा? ठीक है, ये कुछ इमेजेस देख लो. लेंथ वाइज क्वेश्चंस आते हैं, और पैरामीटर मैंने बताया इस सबका डिटेल पढ़ना ही पढ़ना है आपको, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कुछ चीजें, जैसे ये पिच.
एक दो हाइड्रोजन बॉन्ड के, दो नाइट्रोजनस बेस के हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में जो डिस्टेंस होती है दैट इज 3.4 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, पूरे एक ग्रुप से लेके एक इस दूसरे ग्रुप तक, जैसे यहां से टर्न लिया था तो ये वापस इस जगह पे एक राउंड बनाने में जो एक लेंथ जाती है वो होती है 34 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, अब ये एक आइडियल बी डीएनए का फिगर है। बी डीएनए जो आपका जनरल डीएनए है, 34 को डिवाइड कर दो आप 3.4 से, दो के बीच में स्पेस कितना है 3.4, तो आपको ये क्या मिल जाएगा 10। इट मीन्स कि आपके हर एक टर्न में, हर एक टर्न, यहां से आप स्टार्ट किए तो यहां तक, यहां से स्टार्ट किए तो यहां तक, कितने बेस पेयर हो गए 10 बेस पेयर। इज इट क्लियर? समझ में आया मैंने क्या निकाल दिया यहाँ? पहले तो मुझे जरा एकदम ईमानदारी से बताओ, नाइट्रोजन फास्फोरस, नाइट्रोजनस बेस सुगर और फास्फोरस, एक न्यूक्लियोटाइड बनने के लिए जो जो बॉन्डिंग चाहिए, जिस तरीके से वो स्ट्रक्चर बन रहा है, वो इमेज माइंड में सेट हुई क्या सबके? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड की इमेज सेट हो गई, हाँ या ना? सेट हो गई समवॉट, ओके। समवॉट को थोड़ा सा फाइनल करो और इमेज को सेट करो, तब तुम्हें ये सारी चीजें समझ में आएंगी। अब मैंने एक बॉन्ड और बताई जो उसके दो दो स्ट्रैंड को अब हम साथ में लेके चल रहे हैं। इट मीन्स कि बेटा आपको इस स्ट्रैंड की बाइंडिंग भी देखनी है और इस स्ट्रैंड की बाइंडिंग, जो इसकी होगी भाई इसकी होगी, लेकिन यहाँ पे जो बॉन्डिंग में चेंज हो रहा है, ठीक है, दोनों को साथ में ले चलने के लिए आपको ये इंटरेक्शन बॉन्ड पे ध्यान दे देना है। क्लियर? तो ये क्या आपके हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब हमको हमको क्या देखना है बेटा, एक मॉडल बना है तो उस मॉडल को बनने के लिए आप कोई रूल को फॉलो कर रहे हो। ठीक, आप जो बोल रहे हो डीएनए डबल हेलिक्स है, ओके ठीक है, मतलब दो स्ट्रैंड आगे, एंटी पैरेलल है, मतलब एक 5 प्राइम एंड है तो उसका दूसरा 3 प्राइम एंड है, एंड एक 5 प्राइम एंड है तो उसका दूसरा 3 प्राइम एंड है, मतलब आमने सामने कभी 5 प्राइम एंड नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अब ये एंटी पैरेलल, पैरेलल कॉम्प्लीमेंट्री को फॉलो करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मतलब इधर ए होगा तो इधर टी को लाने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एंड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आपका अगर आप पैरेलल ही बनाते जाओगे तो वो सीक्वेंस कभी इस तरीके की, आप देखो इक्वी डिस्टेंस है, यहाँ पे डिस्टेंस देखो, यहाँ पे डिस्टेंस देखो, और दिस इज 3D इमेज, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस आपको कम दिख रही है वो डिस्टेंस कम नहीं है। ठीक है, ये आप इसको ऐसे ओपन करोगे तो ये पूरी ऐसे सिंपल एक ही डिस्टेंस का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। इसको आपने हेलिक्स क्वाइल कर दिया तो आपको वो दिखने में इस तरीके से दिख रहा है, बट ऐसा नहीं कि यहाँ डिस्टेंस कम हो गई है। क्लियर बच्चा? दैट इज 3D इमेज। तो आपको ये ध्यान में रखना है बेटा, इस डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए रूल को फॉलो करना है। ठीक, ये एंटी पैरेलल डायरेक्शन को फॉलो करना है, तो यू शुड बी अ वेरी क्रिस्टल क्लियर इमेज ऑफ नाइट्रो न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड की इमेज क्लियर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एटी और जीसी के बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है वो बॉन्डिंग क्लियर है, तो नाउ अब मैजिक है, वही स्ट्रक्चर आप बार बार रिपीट कर दो। इसी स्ट्रक्चर यहाँ के एक हम बात करें तो इसमें देखो, हम इसको सिर्फ आपका मार्क कर रहे हैं, इस पोर्शन में आपका क्या है, यहाँ पे फॉस्फेट और सुगर साइड चेन, ठीक है, बैकबोन वाला, और ये आपका जस्ट सपोज ए और टी इस साइड से है, फिर इसका क्या है, सुगर एंड फॉस्फेट। क्लियर? तो ये सुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, फिर आपका इधर एक नाइट्रोजनस बेस, फिर आपका सुगर और फॉस्फेट, ये एक एक ये एसोसिएशन आपको एकदम माइंड में बैठा हो। ठीक, अब ये चेंज हो सकता है, ये चेंज होगा, जी सी, ठीक है, टी ए, इसको आप वेरी करते चलो, वेरी करते चलो। क्लियर? ये आपका कॉमन चल रहा है, फॉस्फेट है तो सुगर आएगा, फिर फॉस्फेट आएगा, फिर सुगर आएगा, फिर फॉस्फेट आएगा, इधर आपका फॉस्फेट है, सुगर आएगा, सुगर है, फॉस्फेट आएगा, एक तरीके से ये आपकी बैकबोन चलती रहेगी। ये आपके चेंज हो रहे हैं, ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। क्लियर बच्चा? तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, ये एसोसिएशन, बाकी सब इसकी रिपीटिंग है। आप नाइट्रोजनस बेस को एक कांस्टेंट ले लो कि कुछ भी है, ए है, टी है, जी है, सी है, लेकिन सब कॉमन चीज क्या है कि सारे के सारे नाइट्रोजनस बेस हैं, एदर प्यूरिन और पिरिमिडिन।
क्लियर बच्चा? ये आपके रिपीट होने वाले वेरिएबल रीजन है, बाकी सारे आपके कांस्टेंट स्ट्रक्चर है। तो ये हमेशा प्यूरिन और पिरिमिडिन के बीच में बॉन्डिंग बनेगी। तो एक डबल रिंग, एक सिंगल रिंग, एक सिंगल रिंग, एक डबल रिंग, ठीक है। इधर डबल रिंग तो इधर सिंगल रिंग, ठीक, ताकि इन दोनों के बीच की इक्वी डिस्टेंस हमेशा मेंटेन रहे। बच्चा कोई इतना नहीं पढ़ाता है ढंग से, इतना एकदम डेप्थ में जाके मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, प्लीज समझो, वरना इसके ऊपर की चीज उड़ जाएंगे सारे। क्लियर? इसको समझो, ये स्ट्रक्चर बना कैसे, ये इक्वी डिस्टेंस बना के रखना जरूरी है, अदरवाइज तुम्हारा ये हेलिक्स स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा ही नहीं। एक जगह से हम मोटा बना दें, फिर ये आपस में इतना पास आ गया नाइट्रोजन, अगर हम ए और सी के बीच में बॉन्डिंग कर दें, तो ये छोटे छोटे प्यूरिन प्यूरिन के बीच में बॉन्डिंग कर, पिरिमिडिन पिरिमिडिन के बीच में बॉन्डिंग कर दें, प्यूरिन प्यूरिन के बीच में बॉन्डिंग कर दें, तो यहाँ पे चौड़ाई बढ़ जाएगी, ठीक। फिर प्यूरिन पिरिमिडिन के बीच में बॉन्डिंग कर दें, इसकी लेंथ इसकी विड्थ अलग हो जाएगी। फिर हमने एक प्यूरिन के बीच में बॉन्डिंग कर दी, इसकी लेंथ सबसे वाइडर हो जाएगी, क्योंकि दोनों डबल रिंग स्ट्रक्चर है। फिर हमने एक प्यूरिन लिया, एक पिरिमिडिन लिया, फिर से इसकी विड्थ कम हो गई, वेरी कर गई। अब हमने दो पिरिमिडिन ले लिए, तो सबसे नैरो हो गया। बेटा तो कहाँ मेंटेन कहाँ हो रहा है, वो इक्वी डिस्टेंस वाली जो बात है, वो इक्वी डिस्टेंस मेंटेन नहीं हुई आपकी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा? नो, मेरी बहन तो यहाँ बैठ के सर पे ही नो बोल रही है। तुम लोग बता दो बच्चे, उसको नहीं आएगा कभी समझ में, नहीं तो बायो पढ़ रही होते। समझ गए बेटे बच्चों? तो वो इक्वी डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए बाइंडिंग पैटर्न प्यूरिन और पिरिमिडीन के बीच में जरूरी है। और वेरिएबल रीजन क्या हो गया? अब डीएनए जब हम डबल हेलिक्स की बात करें या एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की बात करें, तो वेरिएबल रीजन इसमें हमेशा कहाँ है बेटा? नाइट्रोजनस बेस। कांस्टेंट पोर्शन क्या है? सुगर और फॉस्फेट की बैकबोन। क्लियर? और वेरिएबल भी यहाँ पे बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, या तो आपके पास ए होगा या तो जी होगा, ठीक है, या तो आपके पास सी होगा और टी होगा। ये दो ही ऑप्शन है, या तो प्यूरिन होगी या तो पिरिमिडिन होगी, और प्यूरिन के सामने फिर से प्यूरिन इधर है तो इधर पिरिमिडिन होगी, ठीक है, इधर प्यूरिन है तो इधर पिरिमिडिन होगा। मतलब प्यूरिन ऑलवेज बाइंड्स विद द पिरिमिडिन, pyrimidine always bind with the purine, vice versa, यही चलेगा। एक सब रूम से बाहर चो पहले। कृष्ण प्रिया, तुम लोग भी जाओ। नहीं कर सकते बेटा, ए टी और सी जी, अभी हम पेयरिंग पे और आएंगे, चारगा फुल पढ़ाएंगे तब, बट स्ट्रक्चर को आप समझो। अभी जैसे मैंने आपको काउंट करके दे दिया 34 एंगस्ट्रॉम और 3.4 एंगस्ट्रॉम, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि मैं एक टर्न ऑफ हेलिक्स की बात कर रही हूँ। एक टर्न में अगर पूरे हेलिक्स टर्न की हाइट हमने लेंथ ले लिया कि 34 एंगस्ट्रॉन है और दो के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉन है, इट मीन्स की टोटल बेस पेयर वहां पे कितनी बॉन्डिंग आई होगी? डिवाइडेड बाय 3.4 इज इक्वल टू 10। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि बीडीएनए में कितने बेस पेयर की एक टर्न होती है, उसको कैलकुलेट करने के। क्लियर है बच्चा? हाँ, मैं तो कुछ पढ़ा ही नहीं है ऐसा लग रहा है आज। मेरा मोबाइल ले गए क्या तुम लोग भाई? ठीक है बेटा, समझ में आया? आगे चले कुछ? चलो, तो ये हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को देख रहे थे, फिर मैंने तुम लोग को मॉडल की इमेज दिखाई, जस्ट बिकॉज आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि ये बहुत मेहनत के बाद ये मॉडल आया था, तो थोड़ा सा बस इसको पढ़ना है। मॉडल बना तो रहे नहीं, अभी कोई रिसर्च नहीं कर रहे हैं कि कोई नई चीज बना रहे हैं, तो हम ध्यान में रख रहे हैं कि भाई वॉटसन एंड क्रिक ने जितनी मेहनत करके कोई चीज बनाई थी, तो वहां पे क्या क्या उन्होंने कंक्लूड किया था, हम तो बस उसको पढ़ सकते ही हैं जब वो इतना दिमाग लगा के मॉडल बना रहे थे। तो ए टी के साथ बाइंड कर रहा है एंड जी सी के साथ बाइंडिंग को शो करेगा। तो क्या समझ में आया आज? कि यहाँ पे फॉस्फेट
सुगर फॉस्फेट की बैकबोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। एंड आपका हाइड्रोजन बॉन्ड दो दो स्ट्रैंड को, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड को आपस में ज्वाइंट करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। देखो CGAT ये बॉन्ड है, ठीक है, क्लियर। तो आपको ध्यान में रखना है बेटा, क्वेश्चन एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड के लिए पूछा जाएगा, वहां पे इस बॉन्ड को आपको टोटली इग्नोर मार देना है, सिर्फ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ध्यान में रखना है। क्योंकि जब एक स्ट्रैंड की बात करेंगे तो हमेशा नाइट्रोजनस भी बेस आपका फ्री फॉर्म में साइड चेन में प्रेजेंट है, और सुगर फॉस्फेट के बीच में बॉन्ड बनती जाएगी, क्लियर। और जब आप दो स्ट्रैंड की बात करोगे तो वहां पे सबसे प्रायोरिटी पे आपको कौन सी बॉन्ड को रखना है, दो स्ट्रैंड के स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी इज डिपेंडेंट ऑन दैट हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द नाइट्रोजनस बेस, क्लियर। फिर आप टर्न की बात करें 3.4 नैनोमीटर, नैनोमीटर में दिया है तो हो जाएगा 0.34 नैनोमीटर। इसको भी आप नैनोमीटर में देखोगे तो भी वो 10 ही आएगा, एंगस्ट्रॉम में देखोगे तो 34 एट 3.4, ठीक है। एंड अब एक चीज और हम यहाँ पे आपको ऐड कर दे रहे हैं, मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप। देखो एक ये टर्म ग्रुप मतलब क्या होता है, जो डेप्थ, जो धसा होता है। जैसे जब मैंने मार्केशिया रिक्शिया पढ़ाया था तो उनकी डाइकोटोमस लीफ बताई थी, ठीक है, वहां पे भी मैंने ग्रुप वर्ड यूज किया था। ये जो अंदर की तरह डेप्थ जा रही है दैट इज ग्रुप। ये स्ट्रक्चर याद आ रहा है। उसी तरीके से आप डीएनए का जब एक हेलिक्स बना रहे हो बेटा, तो यहाँ पे हेलिक्स में ग्रुप्स बन रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर। तो ये एक बन रहा है, ये माइनर ग्रुप है। ये एक जो आपको डेप्थ दिख रही है ये मेजर है, ठीक, ये मेजर, ये माइनर, क्लियर। उसी तरीके से दो ग्रुप आप देख लो, ये मेजर ग्रुप हो गया एंड दिस वन इज माइनर ग्रुप, क्लियर बच्चा, इज इट क्लियर। मेजर ग्रुप, माइनर ग्रुप, एक हेलिकल टर्न में दो ग्रुप्स होंगे, एक मेजर ग्रुप होगा, एक माइनर ग्रुप होगा। मेजर ग्रुप, माइनर ग्रुप ध्यान में रखो। अब देखो तुम अगर इसको थोड़ा सा भी, ये पूरा स्ट्रक्चर ओपन भी नहीं हुआ है, यहाँ सीसी भी लिख सकते हो और इसको कॉम्प्लीमेंट देखने में एकदम डरावना सा बना सकते हैं अगर हम सबकी लेबल करके एक स्ट्रक्चर आपको दिखाएं। बट हमें क्या समझना है, ये देखो ये सुगर, ये फॉस्फेट, ये सुगर, ये फॉस्फेट, ये आपका बैकबोन बना रहा है। फिर इसके तरफ आपका अंदर की तरफ क्या निकला हुआ है, नाइट्रोजनस बेस, ठीक, AGCT। फिर ये आपस में दूसरी चेन से बाइंड किए हुए हैं। यही आपका बेस है न्यूक्लिक एसिड का, क्लियर। अब हमने इस मॉडल को, अब बॉल बॉल वाले मॉडल में फिर से ये यहाँ पे अलग अलग, तो आपको मेजर ग्रुप माइनर ग्रुप तो हर जगह समझ में आएगा, हर मॉडल में। जब आपका फॉस्फेट ग्रुप फ्री है तो 5' एंड, जब आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है तो 3' एंड, ठीक, 3' एंड 5' एंड दोनों एंटी पैरेलल होंगे। फिर 3.4 एंगस्ट्रॉम एंड 34 आपको वो एंगस्ट्रॉम वाली चीज ध्यान में रखनी है, डेप्थ वाली चीज याद रखनी है। और जब हम बी डीएनए की बात करते हैं, राइट हैंडेड हेलिक्स डीएनए इज बी डीएनए। मैंने वहां पे लिखा था ना, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होते हैं, तो बी डीएनए जो हम यूनिवर्सली पढ़ते हैं उसको बी डीएनए बोलते हैं। राइट हैंडेड हेलिक्स होता है, एंटी पैरेलल होता है एंड 10 बेस पेयर आपके एक सिंगल टर्न में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। दूसरी इमेज और देख लो, ये एनसीईआरटी की इमेज है, राइट वाली आपकी दी हुई। उस सिर्फ उस इमेज को देखने बैठोगे तो कभी वो कुछ नहीं समझ में आएगी। तो आपको इतना ओपन करके जो समझाया है बेटा उससे ध्यान में रखो, क्लियर। आपको मॉडल दिखना चाहिए कि किस तरीके से आपका ये मॉडल बन रहा है, ठीक। यहाँ पे भी सुगर फॉस्फेट की चेन, और इंटरमीडिएट क्या है आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन एटी एंड जीसी, डबल बॉन्ड एटी के बीच में, जीसी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो दिस इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। अब हम लोग लास्ट आज का पोर्शन बात कर लेते हैं चारगाफ रूल पे, उसके बाद में अलग आपको फिर बहुत सारे पॉइंट्स, थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें देखने हैं, कुछ यहाँ कुछ आगे के चैप्टर से रिलेटेड है, उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। चारगाफ रूल क्या कहता है कि डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड है, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या है उसका कि अमाउंट ऑफ टी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ए, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, अमाउंट ऑफ सी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ जी। चौथा पॉइंट उसका क्या है कि प्यूरिन इज इक्वल टू प्यूरिमिडिन।
इसका मतलब ही यही है, उसी को हम लिख रहे हैं, प्यूरिन इज इक्वल टू pyrimidine। क्लियर? ये चीज आपको सेटिस्फाई करेगी तभी आप एक डीएनए के स्ट्रक्चर को बना सकते हो। क्लियर? तो क्या हो गया, अब हमेशा रेशियो जब ए जैसे 2A है तो 2T भी होगा, तो रेशियो क्या होगा, 1। क्लियर? ए रेशियो, ए और टी का रेशियो ऑलवेज इक्वल टू 1, एंड सिमिलर वे में जी और सी का रेशियो ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर किसी डीएनए के अंदर 108 जी है तो ऑब्वियसली आपको पता है जी इज इक्वल टू सी, उसको फॉलो करके आप तुरंत बेस पेयर कैलकुलेट कर लोगे 108 अपॉन 108। एंड ये रूल क्या कहता है कि A by T is equal to always equal to 1 and G by C is always equal to 1। समझ में आया? एडनिन थायमिन का नंबर क्योंकि इक्वल है, ये चारगाफ रूल है, इसलिए रेशियो रेशियो ऑफ एडनिन एंड थायमिन इज इक्वल टू 1, रेशियो ऑफ गुआनिन एंड साइटोसिन इज इक्वल टू 1। इज इट क्लियर बच्चा? देखो, अगर आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया ना तो ये सब तो ऐसे ऐसे समझ में आता है, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बच्चे देख के डर जाते हैं, कुछ नहीं होता उसमें। 2 बार प्रैक्टिस करोगे, अमाउंट ऑफ जी अमाउंट ऑफ टी कैलकुलेट करोगे, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। प्यूरिन pyrimidine आपको समझ में आ रहा है तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब ए प्लस जी, ए जी क्या है, प्यूरिन है कि pyrimidine है, फटाफट बताओ। एंड टी प्लस सी, ए प्लस जी, ए और जी क्या है बेटा, प्यूरिन या pyrimidine? डबल रिंग सिंगल रिंग अगर याद होगा तो भी बता दो। ए और जी आपका प्यूरिन है, वेरी गुड। डबल रिंग और सिंगल रिंग? सिंगल रिंग स्ट्रक्चर प्यूरिन नहीं, उल्टा बोल रही हो, बना ली, डबल रिंग स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, डबल रिंग जो छोटा है उसमें डबल रिंग, प्यूरिन छोटा लिखने में आपको छोटी मेहनत है, बेचारा डबल रिंग लेके बैठा हुआ है, ध्यान में रखो। लिखने में बड़ा जा रहा है तो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। ये मेरी खुद की ट्रिक थी याद करते हुए। मैं तो भैया बहुत सालों तक इनके पीछे परेशान रही हूँ, pyrimidine मेरे को कभी समझ में नहीं आते थे। नाउ कम टू द पॉइंट बेटा, क्या कह रहे क्या कह रहे हो फटाफट, एक मिनट। हाँ, तुम लोग भी ये ट्रिक फॉलो कर लो, याद रहेगा। अब a प्लस जी और t प्लस सी, जब हम बोल रहे हैं कि a इक्वल टू टी तो रेशियो 1, ठीक है, g इक्वल टू सी तो रेशियो 1, फिर हमने बोला प्यूरिन इक्वल टू pyrimidine, इट मीन्स कि प्यूरिन डिवाइडेड बाय pyrimidine, प्यूरिन डिवाइडेड बाय pyrimidine इज इक्वल टू 1। यही चारगाफ के रूल है, और आपको हमेशा डीएनए में आप नाइट्रोजनस बेस के काउंट इसी रूल को फॉलो करके निकाल सकते हो। अगर इफ आई सेड टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेस हम दे दें और उसमें हम ए का जैसे जस्ट सपोज क्वेश्चन ही देख लेते हैं, 80 पे पहले तो क्लीन करते हैं। टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर इज 80। क्लियर? नाउ गिवन नंबर ऑफ बेस पेयर ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू 20, तो थायमीन कितना हो जाएगा, बताओ फटाफट बताओ। ए इज इक्वल टू टू टी, थायमीन हो गया 20। अब आपको पूछा जाए कि जी का क्या काउंट आएगा, जी का क्या काउंट आएगा, बताओ। टोटल आपको पता है और आपको ए और टी की बॉन्डिंग भी पता चल गई, जरा कैलकुलेट करके बताओ, जी कैसे कैलकुलेट करोगे। प्यूरिन ए और टी आपको पता चल गया है, अब जी और सी बताना है। कितना बचा, कितना है आपके पास, कितने बेस पेयर बच गए? 40 आपको पता चल गया बेटा। 80 माइनस 40 कर दो, कितने आपको नहीं पता है, 40, 40 को डिवाइडेड बाई 2 कर दो, अगेन वो भी 20 20 आ जाएंगे। वेरी गुड। ठीक है, समझ में आया? तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, अगर यही हम 100 कर दे तो आ जाता रिमेनिंग आपका 60, 60 डिवाइडेड बाई 2, 30 30। ठीक है, 30 ग्वानिन 30 हो जाती एंड साइटोसिन भी आपका 30 हो जाता, क्योंकि अमाउंट ऑफ सी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ जी, अमाउंट ऑफ टी इज इक्वल टू ए। कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसी को थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीके से पूछ लेता है क्वेश्चन में, जो आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। आज मैं ग्रुप में आपको यही होमवर्क में दे दूँ।
फटाफट टाइम बताओ जरा कितना हो गया तो। नाउ आप इसको नोट डाउन कर लोगे। द रेशियो ऑफ ए प्लस टी जी प्लस, अभी पिछले स्लाइड में कुछ प्रॉब्लम दिख रही थी मैं, एक मिनट रुको। हाँ, ये जो आपका स्पेस बार जा रहा है इधर गया बेटा, इसको आप अच्छे से नोट डाउन करोगे। ए प्लस जी डिवाइडेड बाई टी प्लस सी इज इक्वल टू 1। प्रिया टाइम कितना हो गया? 12:45। ठीक है बेटा, बस ये लास्ट देख लो, इसके बाद हम फ्री कर देते थे। मैडम बस बोलती है, करती नहीं हूँ फ्री। मैडम बस बोलती है फ्री नहीं करती, ऐसा होता है क्या बच्चों? अच्छा तुम लोग को बोर लगता है क्या मैं पढ़ाती हूँ तो? हाँ। तुमको थोड़ी बड़ा बताओ, इनको नहीं लगता। ठीक है, अभी 1 घंटे और पढ़ाऊंगी तो पढ़ोगे ना, खाना खा के बोलूंगी आगे जाओ फिर से पढ़ना है तो फिर से पढ़ोगे ना। देखो मेरी सिस्टर यहाँ बैठी हुई है, थोड़ी सी मेरी इज्जत रख लेना। यस, सब फास्ट रिप्लाई करो तो सारे। देखो सबका रिप्लाई आएगा यस, बिना प्रेशर के। खाना खाना तो आ जाएंगे फिर से। ठीक है बेटा, देखो तो रेशियो ऑफ ए प्लस टी अपॉन जी प्लस सी इज वेरिएबल बट इट इज स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर स्पीसीज। किसी स्पीसीज में अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे, देखो देखो सब, एक कॉमन सी चीज समझो कि अगर सबका कॉमन होगा बेटा तो सब एक ही जैसे दिखेंगे। ठीक है, सब एक जैसे स्ट्रक्चर दिखेंगे। अब यहाँ पे वेरिएशन है, इसका मतलब इन्हीं 4 अल्फाबेट पे पूरी जेनेटिक्स डिपेंड है, इनके कॉम्बिनेशन में वेरिएशन होगा। क्लियर? तो हर एक पर्टिकुलर स्पीसीज का अपना पर्टिकुलर प्यूरिन pyrimidine का रेशियो होता है। जब हम जीनोम स्टडी करते हैं, जीनोम इज कंप्लीट सेट ऑफ जीन, जैसे आप ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट सुने होंगे, तो कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स ऑफ वन ऑर्गेनिज्म। अब रहने दो, तेरी क्लास खत्म हो गई। मैंने कैसे घुसा दिया भाई? क्लियर? फॉर ह्यूमन बींग्स आप ए और एटी और जीसी का रेशियो जो होता है 1.52 होता है। फॉर ई कोलाई बैक्टीरिया, एस्चेरिचिया कोलाई बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया बेटा, इसका क्वेश्चन पूछा जाता है 0.97। and this indicates that G plus C AT in lower organ G और C का कंसंट्रेशन हायर होता है लोअर ऑर्गेनिज्म में, एंड G पर C का कंसंट्रेशन लोअर होता है आपका, हायर होता है लोअर ऑर्गेनिज्म में, एंड लो होता है आपका हायर ऑर्गेनिज्म में। अब ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगी, ये डिपेंडेंट होता है कि वेरिएशन कितने आ रहे हैं। ठीक है, जैसे एक आपको बताऊं कि जहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड है उसको तोड़ना मुश्किल है, जहाँ पे डबल बॉन्ड है उसको तोड़ना आसान है। तो ए टी रिपीटिंग होगा, वेरिएशंस को लाएगा क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी ब्रेक हो सकता है एंड कनेक्ट हो सकते हैं। खैर आई नो कि आपको ये वाला पोर्शन समझ में नहीं आया होगा, ये पोर्शन की अभी अपने को जरूरत भी नहीं है। ठीक है, बस आप ये नोट डाउन कर लेना। आज की कथा समाप्त हो गई। चारग्राफ रूल बढ़िया से समझो, फिर से इसको देखो। 4-5 क्वेश्चन मैं इससे रिलेटेड आपको ग्रुप में शेयर करती हूँ, उसको सॉल्व करके सब लोग आंसर मुझे, आंसर नहीं क्वेश्चन को सॉल्व करके फोटो खींच के सेंड करोगे। खाते खाते भी पढ़ेंगे, वेरी गुड। नहीं इतना ज्यादा नहीं करो बच्चा। चलो बाय बाय, टेक केयर। कोई डाउट हो तो पूछना बेटा, और ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है। देखो बायोमोलिक्यूल पूरा इंपॉर्टेंट है, लेकिन न्यूक्लिक एसिड आपको इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको डिजीज, ट्रेंड, इनहेरिटेंस सब पढ़ना है, तो भाई पहले डीएनए तो पढ़ लो। चलो बाय बच्चा। हाँ ज्यादा हो गया लेकिन इजी है, सब समझ में आ जाएगा। अभी बैठ थोड़ा सा खाना पीना खा के फिर आधे घंटे 1 घंटे रिवाइज करना, क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, तो सब आपको समझ में आ जाएगा दोबारा। चलो बाय, फाइनली बाय।